सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का लेक्चर होगा हमारा 24 सितंबर शिफ्ट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम रहेगी, आप इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर देख सकते हो। विद्या लेंट ₹6,000 टू काव्या फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विद्या विल गेट आफ्टर 3 years। तो यहाँ पर देखो, एक विद्या है एंड दूसरी है काव्या। तो विद्या क्या करती है, 6,000 रुपये इस काव्या को उधार देती है 3 साल के लिए एंड 4% की रेट पे। एंड वो जो रेट लगेगी ना, वो कैसे लगेगी, वो लगेगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगेगी। ठीक है। तो हमें 3 साल के बाद में बताना है कि काव्य कितना पे करेगी, किसको, विद्या को। तो बस जैसे ही हमने ये पढ़ा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगेगा एंड 4% इसकी रेट है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 4% की रेट है ना, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये होगा 1/25। ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल एंड जो अमाउंट का रेशियो होगा ना, वो कितना होगा, तो होगा 25 एंड ये होगा 26। ये तो 1 साल के लिए, बट कितने साल के लिए दे रही हो, 3 साल के लिए। तो मतलब इसका क्यूब करना होगा दोनों तरफ। एंड ये मेरा प्रिंसिपल है एंड ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा यूनिट्स के अंदर गिवन है। ठीक है। तो ये जो मेरा प्रिंसिपल है ना, ये किसको डिनोट करेगा, तो ये करेगा 6,000 रुपये को। तो मुझे निकालना है कि ये जो ए की वैल्यू होगी ना, ये कितनी होगी, मतलब 26 का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो निकालते हैं। तो ये जो अमाउंट होगा ये कितना होगा, तो ये होगा 26 का क्यूब इंटू में 6,000 डिवाइडेड बाय 25 का क्यूब। 25 का क्यूब को मैं 25 × 25 × 25 लिख सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से काट के देखते हैं। तो ये गया 25, ये गया मेरा 4। अब यहाँ से देखो 5 से कट रहा है, ये 5 एंड ऊपर कितना है मेरा, तो ये है 12×5 = 60। तो ये होगा 26 का क्यूब इंटू में 12×4 = 48 एंड डिवाइड में कितना है मेरा, तो ये है 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 125। तो अब यहाँ से देखो, नीचे मेरे पास 5 का क्यूब है, तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा एंड 8 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा। इससे होगा क्या, देखो ये जो नीचे है ना मेरा, ये 3 जीरो आ जाएंगी। तो इससे मेरा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके 3 नंबर छोड़ के मैं डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। मुझे उसे 125 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना आसान होता है, किससे, 125 से भाग देने से। ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 26 का स्क्वायर होता है 676। इसे हमें एक 26 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 26 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हुआ 36, 3 6 7 42 और 3 45, 4 6 6 36 और 4 40 इंटू में 6 दूनी 12, एक आया 15, एक आया 12 और 1 13। तो ये है मेरा 6 7 5 7 1। ठीक है। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हुआ 8 8 64 एंड फिर 6 बचा मेरा, 8 चौक 32 और 6 38, तो 384। इसका मतलब यहाँ पर 17,576 इंटू में 384 से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं इसको, मुझे 384 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर लिखता हूँ। तो 4 6 24, 2 4 7 28 और 2 30, 3 4 5 20 और 3 23, फिर 2 4 7 28 और 2 30, 3 4 और 3 7। नीचे आया, नीचे कितना है, 8 6 48, 4 8 7 56 और 4 60, 6 8 5 40 और 6 46, 4 8 7 56 और 4 60, 6 8 6 14 एंड नीचे आया डबल टाइम एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 1 3 7 21 और 1 22, 2 3 5 15 और 2 17, 1 3 7 21 और 1 22, 2 एंड 3 और 2 5। तो इसका सम करते हैं, तो ये वैल्यू आएगी 4 8 8 3 11 1 एंड ये हुआ 9, ये हुआ 14 का 1 एक आया उधर 7 एंड ये 6। तो ये वैल्यू आएगी 6749184। अब देखो 3 मेरे पास जीरो है नीचे, तो मैं 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा, तो यहाँ डेसिमल आएगा। तो यहाँ देखो मेरा आंसर होगा 6749.18। तो ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वोल नंबर्स। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो नीचे गिवन है वोल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो ये वोल नंबर्स होते क्या हैं, तो ये होते हैं 0 1 2 पूरे पूरे नंबर। इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 प्लस में पॉजिटिव इंटीजर्स।
ठीक है। तो ये एक तरीके से वोल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सेट। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, दे इंक्लूड फ्रैक्शंस, नहीं ये फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये इंटीजर्स ही होते हैं एक तरीके से। दे इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, नहीं ये नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। दे इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, यस ये हमारा स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि ये करेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर शो कर रहा है। एंड फोर्थ वाला, दे स्टार्ट फ्रॉम वन, एंड ये जो वन से स्टार्ट होते हैं ना वो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स। बट यहाँ पर बात किसकी हो रही है, वोल नंबर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस केस में हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, धीरज गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 3.8 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 2.6 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 5 hours गोइंग एंड कमिंग, द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल इज। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एक हाउस है उसका एंड एक स्कूल है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, लेट से वो डी है, कैपिटल डी, ठीक है। उसको वो क्या करता है, पहले तो स्कूल जाता है, उसके बाद में स्कूल से घर आता है, ठीक है। तो हमेशा 2 टाइम ये ट्रेवल होना चाहिए सेम डिस्टेंस के ऊपर, एंड दोनों की वेलोसिटी जो है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये जाने की वेलोसिटी कितनी गिवन है, तो ये है 3.8 किलोमीटर पर आवर, एंड ये जो आने की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, तो वो है 2.6 किलोमीटर पर आवर, एंड जो टोटल टाइम लगा है ना वो कितना गिवन है, वो है 5 आवर। तो इस केस में हमारा एक फॉर्मूला होता है, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला होता है, तो वो होता क्या है, डी इक्वस टू V1 इंटू में V2 अपॉन में V1 प्लस में V2 इंटू में टोटल टाइम। तो इस फॉर्मूले से क्या होगा, जो ये डिस्टेंस बार बार ट्रेवल कर रहे थे ना वो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। तो पुट करते हैं, तो देखो 3.8 इंटू में 2.6 एंड डिवाइड में कितना होगा, 3.8 प्लस में 2.6 इंटू में टोटल टाइम कितना है 5 घंटे। तो इसे हमें सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं। तो 3.8 इंटू में 2.6 एंड नीचे का सम कितना आएगा, 8 से 14 1 एंड ये 6, 6.4 इंटू में 5। अब देखते हैं, एक जीरो से ये मतलब एक डेसिमल से एक डेसिमल गया एंड ये हटेगा तो नीचे क्या आएगा मेरा 0। तो 5 दूनी 10 एंड 2 से काटते हैं तो 13 एंड फिर देखो ये किससे कट रहा है, तो ये जाएगा, ये 4 से कट रहा है बट ऊपर 4 से नहीं जा रहा तो मैं 2 से ही काटता हूँ, 19 दूनी 38 एंड इधर आएगा 32 दूनी 66। तो देखो आंसर क्या है मेरे पास, यह है मेरे पास 19 इंटू 13 अपॉन में 32। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो गुनी गुनी 38 गुनी 57 7 5 19 और 5 24 19 और 5 24 एंड डिवाइडेड बाय 32। अब डिवाइड करके देखते हैं, देखो 247 को हम डिवाइड करेंगे 32 से, तो ये जाएगा 7 टाइम डिवाइड करके देखते हैं, 7 दूनी 14 1 7 21 22, यस ये जा रहा है, मतलब ये 6 वाले गए। एंड इसके बाद में देखो ये 3 बचा, इधर कितना बचा, तो इधर बचा 2, फिर पॉइंट लगाऊंगा तो 0 आएगा। तो फिर देखो ये 7 टाइम ही जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 7.72। तो ऑप्शन डी इस केस में राइट आंसर होगा, सी भी गलत हो जाएगा। फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। सो ए स्फेरिकल सेल हैज़ एन आउटर डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड इज 1 सेंटीमीटर थिक, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इन द सेल। तो हमें यहाँ पर यूज़ क्या करना है, पाई इक्वस टू 3.14, हिंदी में देख सकते हो आप। तो इसने देखो बोला क्या है, एक स्फेरिकल सेल गिवन है मेरे पास, इस टाइप की कुछ स्फेरिकल सेल गिवन है एंड जो इसका आउटर डायमीटर है ना वो गिवन है मेरे पास 20। तो जो आउटर रेडियस होगी मेरी वो कितनी होगी, तो डायमीटर की हाफ मतलब 10 सेंटीमीटर, एंड ये जो विड्थ गिवन है ये कितनी गिवन है, ये गिवन है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो इनर की रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, वो 9 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से देखो हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो इस सेल का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सेल इक्वस टू SHELL इक्वस टू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस का 4/3 पाई, इसको R1 लेता हूँ तो इसको R2 लेना पड़ेगा, तो ये वैल्यू होगी। तो 4/3 पाई में कॉमन ले लेता हूँ, ये होगा 3.14 एंड ये R1 का क्यूब मतलब 1000 माइनस का, एंड ये जो मेरा 9 है इसकी वैल्यू कितनी होती है 729 इसका क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 4/3 इंटू में 3.14 एंड ये वैल्यू कितनी बची
तो ये वैल्यू बचेगी, देखो 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 7 गया 2, 271। ठीक है, तो यहाँ से देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो 3.14 इंटू में 4, 4 से 28, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, एंड नीचे क्या है मेरा 3। तो 1084 को 3.14 मतलब 314 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 चौक 16, 1 32 रेक 33, एंड 4 ऐसे कैसे इंटू में 4801, एंड इधर कितना आएगा 4 तिया 12, 1 8 तिया 24 रेक 25, एंड 3 ऐसे कैसे, तो ये वैल्यू आएगी 6 7 13 का 1 आया 0, फिर 1 आया 4 3, तो ये वैल्यू होगी 340376। तो ऊपर देखो 2 नंबर छोड़ के डेसिमल था, तो 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे एंड डिवाइडेड बाय 3। तो ये वैल्यू देखो कितनी आई, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 1 बचा, पॉइंट आएगा लेकिन 3 पंच 15, 3 8 24, तो 1134.58, 1134.58 मतलब ये जो ऑप्शन ए गिवन है ना, इसके लगभग आंसर आ रहा है मेरा, तो ऑप्शन 1 मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर एक्वेरियम 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर हाइट contains water with an initial level of 20 centimeter, 10 identical metal spheres, each with a radius of 10 centimeter, are gently lowered into this aquarium, assuming the sphere are fully submerged. What is the rise in the water level? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम को समझते हैं। एक मेरे पास रेक्टेंगुलर एक्वेरियम गिवन है, तो एक तरीके से एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड की डायमेंशंस गिवन है मेरे पास। इसके अंदर देखो जो इनिशियल लेवल का वाटर रहता है ना, वो कहाँ तक रहता है, वो 20 सेंटीमीटर तक रहता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके अंदर 10 स्फेरिकल बॉल्स डालते हैं, आइडेंटिकल बॉल्स, जिनका डायमीटर गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि जैसे ही मैं ये 10 बॉल्स उसके अंदर डालूंगा ना, तो कुछ वाटर लेवल अप होगा, ठीक है। तो जो वाटर लेवल अप होगा ना, उसकी हाइट बतानी है हमें कितना होगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो देखो जो वाटर लेवल अप होगा ना, उसका वॉल्यूम होगा कुछ, तो वॉल्यूम ऑफ अप ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, ये जो 10 आइडेंटिकल स्पेरिकल बॉल्स है ना, इनके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। मतलब 10 इंटू में एक स्पीयर का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा 4/3 पाई एंड आर क्यूब। आर कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, नहीं ये डायमीटर है, तो आर कितना होगा 5, तो 5 का क्यूब। एंड इधर देखो ये जो वॉल्यूम अप होगा ये कैसा होगा, तो जो बेस है ना मेरा बेस, जो बेस होगा वो तो सेम रहेगा, वॉल्यूम तो इस तरीके से, मतलब जो हाइट होगी ना वो इंक्रीज होगी, तो वही हमें निकालनी है। तो वॉल्यूम तो एक तरीके से मैं ऐसे निकाल सकता हूँ 100 इंटू में 50, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, एंड जो हाइट है वो पता नहीं है, तो लेट से उसको h मान लेते हैं। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 10 इंटू में 4/3 पाई एंड 5 का क्यूब। यहाँ से ऑप्शन के अंदर देखोगे तो पाई ऐसे कैसे रख रखा है, तो पाई को हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। जो कट रहा है वो काटते हैं, तो काट के देखते हैं। तो देखो 1 0 से 1 0 गई, एंड इधर मैं 4 काटूंगा तो ये हुआ मेरा 25, एंड ये 25 और 5 5 का क्यूब होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे किससे, 5 के क्यूब से। तो h की वैल्यू कितनी आई, तो ये वैल्यू है मेरी π/3, तो π/3 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा π/3। A, B and C formed a consulting firm. Their capital investments were rupees 6 lakh, 4 lakh and 5 lakh respectively. After 3 months, A withdrew rupees 1 lakh and B added rupees 1 lakh. And the partnership lasted for 9 months. What was the ratio of their effective capital contribution? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो 3 पर्सन है मेरे पास, A, B एंड C। इन्होंने है ना स्टार्टिंग के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, एंड फिर 3 महीने के बाद में कुछ किसी ने निकाला किसी ने डाला। तो हमें ये बताना है कि 9 मंथ के बाद में इनका इफेक्टिव कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, ठीक है। तो इफेक्टिव कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता क्या है, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का ही रेशियो होता है, ठीक है। और वो ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जिसको हम एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस शेयर के अंदर वो प्रॉफिट डिवाइड करेंगे ना,
वही रेशियो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर देखो 6 लाख, इधर आया मेरा 4 लाख एंड इधर आया मेरा कितना 5 लाख। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट रहता है एंड 3 महीने के बाद है, मतलब 3 महीने तक तो यही रहेगा। तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद में देखो क्या करता है, ए 1 लाख रुपए निकाल लेता है। तो इसका मतलब ये कितना बचा 5 लाख। एंड ये कितने टाइम तक चलेगा, तो देखो टोटल 9 मंथ के लिए चलाते हैं, 3 महीने गए मेरे, तो 6 महीने के लिए बचेगा, तो इंटू 6। ऐसे इसके लिए देखो ये जो मेरा बी है ना 1 लाख उसमें ऐड कर देता है, ये हुआ 5 लाख एंड इंटू 6। इधर देखो एंड जो मेरा सी है वो कुछ नहीं करता, इसका मतलब ये 3 महीने नहीं, ये 9 महीने तक चलेगा बस। अब इसका रेशियो निकालना है हमें, तो ये कितना हुआ देखो 6 18 और 6 5 30, तो ये हुआ 48 लाख। इधर देखो 4 12 एंड 6 5 30, तो ये हुआ 42 लाख एंड ये हुआ 9 5 45 लाख। तो इनका रेशियो निकालूंगा तो ये लाख से लाख कैंसिल एंड और कट रहा है मेरा 3 से, देखो 16 48 और ये हुआ 14 42 एंड 15 45। तो जो रेशियो आएगा ना इनका इफेक्टिव कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो होगा 16:14:15। ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। 7th प्रॉब्लम देखते हैं। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड बाय x% एंड देन इंक्रीज्ड बाय x%। द फाइनल प्राइस बिकम 10% लेस देन द ओरिजिनल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो इसने बोला क्या है कि किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर वो क्या करता है, पहले तो x% से डिक्रीमेंट करता है एंड उसके बाद में x% से इंक्रीमेंट कर देता है। तो जो ओवरऑल लॉस आता है ना वो 10% का आता है। तो कभी भी ये केस हो ना कि हम सेम क्वांटिटी से इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक बार या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और सेकेंड टाइम हम क्या करते हैं उसका अपोजिट करते हैं, मतलब पहले डिक्रीमेंट किया तो अब इंक्रीमेंट करेंगे एंड पहले इंक्रीमेंट किया तो अब डिक्रीमेंट करेंगे, बट जो जिस अमाउंट से हम जो डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हैं ना वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमने x माना है, तो इस केस में जो आंसर आता है ना वो क्या आता है कि ओवरऑल उसे लॉस होगा कितने परसेंट का, x²/100% का, ये उसे लॉस होगा। एंड ये हमारे पास गिवन है कितना लॉस हो रहा है 10% लेस, तो ये होगा 10%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई, तो यही 1000। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, क्यूब रूट ऑफ 1000। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर या तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बेसिक मेथड क्यों यूज़ करें क्योंकि ऑप्शन देखो बहुत दूर दूर है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा। तो 30 का देखो स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 900। ऐसे ही 31 का स्क्वायर करूँगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 961। एंड ऐसे ही 32 का स्क्वायर करूँगा ना तो ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा चला जाएगा, 1024 के लगभग, 1024 ही होगा ना, करके देख सकते हैं। तो ये हुआ 9, 6 दूनी 12 एंड ये हुआ 4, तो 4 2 0, 1024 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये 31 एंड 32 के बीच में लाई करना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है 31.6, तो यही आंसर होगा मेरा 31.6। If floor is 12 meter by 9 meter, if tiles of 1.5 meter into 1.5 meter used, how many tiles are needed। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मेरे पास रूम का साइज़ है, ठीक है, एंड ये एक टाइल का साइज़ है, तो हमें निकालनी है ऐसे कितने टाइल्स इसमें यूज़ होंगी। तो सिंपल है, इसका एरिया फाइंड आउट करूँगा एंड इसको इस एरिया से डिवाइड कर दूंगा, तो ये वैल्यू होगी नंबर ऑफ टाइल्स किसके इक्वल होनी चाहिए, 12 इंटू में 9 अपॉन में 1.5 इंटू 1.5। तो यहाँ से देखो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर डबल जीरो आ जाएंगी, तो इसे देखो 5 से काट लेते हैं, 5 या 15, 5 या 15, तो 25 से काटूंगा 25 चौक 100 एंड ये 9 इधर गया, तो कितना है 12 चौक 48, मतलब 48 टाइल्स यहाँ पर यूज़ होंगी। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं। सो ए स्टोर साइन इज ए 5 मीटर इंटू 4 मीटर रेक्टेंगल with a 2 meter into 1 meter rectangle cutout. Painting cost is 180 per meter square. How much will the painting cost for the exposed area? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो इसने देखो क्या बोला, इसके पास एक साइन बोर्ड है कुछ इस तरीके से, इसके डायमेंशंस क्या है 5 इंटू 4, इसमें से इसने क्या किया 2 क्रॉस 1, तो ये तो है 2, ये है 1, ये बाहर निकाल लिया इसने, ठीक है। तो रिमेनिंग एरिया कौन सा बचा, ये वाला, तो इसे इसको पेंट करना है
एंड पेंटिंग की कॉस्ट कितनी है 180 रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसका मैं रिमेनिंग एरिया निकालता हूँ। तो रिमेनिंग एरिया कितना होगा, तो ये होगा बड़े वाले का एरिया 520, इसमें से छोटे वाले का एरिया मतलब 2 × 1 मतलब 2, तो 18 मीटर स्क्वायर होगा। इसकी मैं पेंटिंग कॉस्ट निकालूंगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, 18 को मुझे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आएगी 18 की स्क्वायर कितना होता है 324, तो ये 1 0 और, तो 3240 इसकी कॉस्ट आएगी। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ए रेगुलर हेक्सागोनल नट हैज़ आउटर साइड 6 सेंटीमीटर एंड इनर होलो साइड 3 सेंटीमीटर। वॉट इज़ द मटेरियल अप्रोक्सीमेट एरिया इन द क्रॉस सेक्शन। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो कोई मटेरियल है, उसका बेस मेरे पास गिवन है, मतलब क्रॉस सेक्शन मेरे पास गिवन है, वो एक हेक्सागोन टाइप का है। तो हेक्सागोन बनाते हैं। तो ये मैंने हेक्सागोन बनाया यहाँ पर, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बीच में से होलो है, इसका मतलब इसी टाइप की शेप की कोई एक और शेप आएगी। सही नहीं बनी, अब दोबारा बनाते से। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे एंड ये ऐसे। ठीक है, तो बड़ी वाली जो साइड है ये कितनी गिवन है 6, एंड ये छोटी वाली साइड है ये कितनी है 3। तो ये जो बीच का एरिया है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो करते हैं। तो हमें पता है कि जो हेक्सागोन होता है ना, उसका एरिया कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास 3√3/2a²। तो इसी को यूज़ करते हैं। तो रिमेनिंग एरिया कितना होगा, तो होगा बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, तो 3√3/2 एंड इसको कॉमन ले लूँगा तो ये हुआ 36 एंड वो हुआ 9। तो ये वैल्यू आएगी 3√3/2 एंड इधर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, तो इधर आएगा 27। तो यहाँ से देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये याद कर लेना। ठीक है, तो अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1732 एंड 27 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 81 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से काटूंगा, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12। तो अब बस 0.816 को 81 से मल्टीप्लाई करना है। तो 816 आया ऐसे कैसे, 8 6 48, 4 8 4 12, 1 8 8 64 1 65। तो ये वैल्यू आएगी 690, 1 आया 6 फिर 6, तो इसकी वैल्यू आएगी 66096। तो 3 नंबर छोड़ के मैं डेसिमल लगा दूंगा तो ये वैल्यू 66 के लगभग आएगी। तो 66 मतलब ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11th प्रॉब्लम देखते हैं। सो ए मैन गोट 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एज प्रॉफिट इफ ही इन्वेस्टेड ₹5000 एंड द टोटल प्रॉफिट वॉज री इन्वेस्टेड, वॉट विल बी द टोटल वैल्यू आफ्टर द सेकेंड ईयर विद द सेम प्रॉफिट रेट। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो जैसे ही आपने स्टेटमेंट पढ़ा ना, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग के अंदर तो 5000 इन्वेस्ट करता है, उसके बाद में जो उसको 10% का प्रॉफिट आता है ना 1 साल के बाद में, उसको भी वो री इन्वेस्ट कर देता है। तो एक तरीके से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस हो गया ना, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट पे प्रॉफिट लगेगा। तो एक तरीके से ये कंपाउंड वाला ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो उसी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो रेट कितनी है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। तो इसका मतलब P एंड A का रेशियो कितना होगा, तो ये होगा 10:11। ये तो हमारा 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए निकालेंगे तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखो ये आया 100 एंड ये आया 121, तो इतना आ गया। अब देखो इसने बोला क्या है कि 5000 वो स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब ये 100 की वैल्यू कितनी है 5000। तो हमें निकालना किसकी वैल्यू है 121 की। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 50। तो इसे मैं क्या करूँगा 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वैल्यू आएगी 50 एंड ये हुआ 60, तो 6050। तो है 6050 मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 6050। ए डीलर सेल्स ए पैकेट ऑफ कुकीज़ एट ₹120 आफ्टर गिविंग ए 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। इफ़ द प्रॉफिट अर्नड इज़ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखोगे ना आप, ये जो मार्क प्राइस एंड ये जो डिस्काउंट गिवन है ना, इसका कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये इसलिए देता है क्योंकि स्टूडेंट सोचता है कि प्रॉब्लम के अंदर ये मार्क प्राइस या फिर डिस्काउंट आया है ना, तो इसका कहीं ना कहीं यूज़ हो रखा होगा, बट यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है इसका। वो आपको आपका टाइम कंज्यूम करता है बेसिकली वो। ठीक है,
ऐसा मैंने क्यों कहा कि इनका कोई यूज़ नहीं है, आप निकाल तो सकते हो इनका यूज़ करके, बट लेकिन कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एस पी गिवन है मेरे पास, प्रॉफिट गिवन है एंड सी पी निकालना है हमें। तो हमें पता है कि एस पी की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है सी पी प्लस में प्रॉफिट। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं ये वैल्यूज़। तो चलो सोल्व करते हैं इसे। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है कितना, वह 20%। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। तो प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे। तो ये वैल्यू सीपी है अगर, तो ये वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट। तो यहाँ से मैं एसपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना, ये हुआ सीपी प्लस में प्रॉफिट, मतलब 5 प्लस में 1 6। ये 6 जो नंबर है ना मेरे पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 120 रुपये को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 रुपये। हमें निकालना क्या है, सीपी। सीपी कितना है हमारे पास, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 20 मतलब 100 रुपये। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो 100 ही आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 100। In a company, the average salary of 5 engineers is rupees 60,000. If one engineer leaves and the average salary becomes rupees 58,000, what was the salary of the engineer who left? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो चलो इसको एवरेज वाले ट्रिक से सोल्व करते हैं इसे। तो देखो स्टार्टिंग के अंदर जो 5 मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी कितनी गिवन है, उसकी है 60,000। इसमें से एक क्या करता है, वो लेफ्ट कर जाता है, एक लेफ्ट। अब जो 4 बचे हैं उनका एवरेज सैलरी कितनी गिवन है, उनकी गिवन है 58,000। तो ये जो एक छोड़ के गया है ना, इसकी हमें सैलरी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी सैलरी डिपेंड किस पे करेगी, ये जो 4 मेरे पास पर्सन्स है ना अभी, उनके ऊपर डिपेंड करेगी। और वो कितना डिपेंड करेगी, वो जो टोटल है मेरे पास एवरेज गिवन है ना, उससे कितना वेरी हो रहा है उस पर डिपेंड करेगी। तो देखते हैं। तो यहाँ से देखो ये 58,000 इससे कितना वेरी कर रही है, तो ये कर रही है माइनस का 2,000। तो ये एक के लिए तो माइनस का 2,000 कर रही है, बट 4% है मेरे पास यहाँ पर, तो टोटल कितना होगा, तो टोटल माइनस का 8,000 वेरी कर रहा है। अब ये जो 8,000 है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि ये जो 60,000 एवरेज यहाँ पर लेके चलेगा, उसमें ये ऐड कर देंगे। ऐड क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर देखो कमी है, तो कमी को पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तभी तो इन सभी का इन 4 और 5 का मिला के मेरे पास टोटल 60,000 होगा। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी, तो इसकी वैल्यू होगी 68,000। तो ये आंसर होगा मेरा। तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 68,000। ए ट्रायंगुलर स्टोरेज प्रिज्म हैज़ ए बेस शेप्ड लाइक ए राइट ट्रायंगल with side lengths in the ratio 5:12:13 if the total perimeter of the base is 60 cm and the height of the prism is 8 cm, calculate the lateral surface area of the prism। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो इसने बोला क्या, मेरे पास एक ट्राइंगुलर टाइप का प्रिज्म गिवन है। ठीक है, और हमें उसका क्या करना है, हमें उसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। ये क्या होता है, तो ये होता है बेस पेरीमीटर इनटू में हाइट। ठीक है, अब देखो बेस पेरीमीटर इसने दे दिया 60 सेंटीमीटर, तो इन साइड्स का कोई काम है क्या, इनका कोई काम नहीं है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये बताने के अलावा कुछ काम नहीं करेगी कि ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है। इसके अलावा कोई भी इसकी जो ये साइड्स की रेशियो गिवन है ना, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर गिवन है, तो हम साइड्स क्यों निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो 60 इंटू में हाइट कितनी है 8, तो 8 6 48 480, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 63, व्हेन 1 नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम 60। तो हमें वो नंबर बताना है जो हमने रिमूव किया था। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो अभी हमने जो इंजीनियर वाली प्रॉब्लम करी थी ना 13, सेम वैसी ही प्रॉब्लम है, तो उस तरीके से ही करेंगे। तो टोटल मेरे पास 9 नंबर है, उनका एवरेज कितना गिवन है 63। इनमें से मैं एक नंबर हटा दूँ, लेफ्ट कर दूँ, बचे कितने 8, तो 8 का एवरेज कितना गिवन है यहाँ पर 60। तो हमें ये निकालना है ये कितना वेरी कर रहा है 8 वाला 9 वाले से। तो देखो माइनस का 3 वेरी कर रहा है, ये तो 1 के लिए है, तो 8 के लिए कितना होगा 24। तो इस 24 की पूर्ति कौन करेगा, ये जो छोड़ के गया था वो। तो 63 में हम क्या करेंगे,
ये 24 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आई 87। तो यही इसकी वैल्यू होगी जो नंबर छोड़ के गया था, मतलब 87 नंबर हमने हटा दिया था। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। A wholesaler marks up a batch of 100 identical clocks by 80% on cost and offers a trade discount of 25% to the retailer. A retailer purchases all the clocks and spends rupees 48,000. What is the cost price per clock for the wholesaler? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो एक होलसेलर है, उसके पास कितने क्लॉक्स हैं 100 क्लॉक्स है उसके पास। उसने क्या किया 80% से उसका मार्कअप कर दिया कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो एमपी कितना है मेरा, तो लेट से देखो एक जो क्लॉक है उसकी वैल्यू कितने मानता हूँ मैं सीपी की 100, तो उस केस में जो एमपी होगा ना वो कितना होगा, तो 80% से अब करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू होगी 180, ठीक है। उसके बाद में वो क्या कर रहा है 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ से मैं 25% का डिस्काउंट दूंगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो 180 का 25% कितना होता है, तो होता है 45, तो ये वैल्यू होगी एसपी की 135, ठीक है 135। तो ये जो 135 एसपी की वैल्यू है ना, ये एक आइडेंटिकल क्लॉक की वैल्यू है, ठीक है। बट ये जो प्राइस गिवन है ना हमें, ये किसका गिवन है, ये 100 आइडेंटिकल का है, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी होगी, तो एक की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी 480, हम 100 से भाग दे देंगे इस 48,000 को, तो एक क्लॉक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 480, ठीक है। अब देखो 135 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 480, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 480 बाई 135, तो यहाँ से मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू होगी 480 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 135। तो बस यही तो मेरा सीपी है, यही उसने पूछा है, तो निकालते हैं। तो देखो जिससे कट रहा है वो काट लेते हैं। तो 9 से जा रहा है कि नहीं, 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंचो 15, इधर जाएगा 3 एकम 3, 16 3 48 होता है ना 160। अब देखो किससे कट रहा है 5 से, तो 5 से भी काट देते हैं, 5 नाम 45 एंड इधर काटेंगे 16 दूनी 32, तो ये हुआ 3200 अपॉन में 9, 9 30 27 बचा 5, 9 पंजो 45 बचा 5, 9 पंजो 45, तो 355.55 चलता रहेगा ये। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इफ tan a इक्वल्स टू 3/4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a। तो यहाँ पर देखो tan a की वैल्यू गिवन है 3/4, तो हमें sin a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर a मैं इसको मानता हूँ तो ये वैल्यू होगी 3, ये होगी 4, तो ट्रिपलेट होता है मेरे पास 3 4 5, तो ये वैल्यू कितनी होगी 5, तो यहाँ से sin a की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 3/5, तो 3/5 मतलब ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर 60 माइनस का कोट स्क्वायर 60, ठीक है। तो इसने देखो फॉर्मूला देके हमारी काफ़ी हेल्प कर दी, बट आपको ये याद करना है। तो देखो यहाँ से देखो अगर मैं इस कोट को इधर लेके आऊँ राइट हैंड साइड के अंदर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई 1। अब इस थीटा की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया 60 पुट कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया मेरा, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 1। ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग ए रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हैज़ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 3π/4 रेडियंस। तो हमें बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, हिंदी में देख सकते हो आप। तो इसने सेक्टर का एरिया पूछा है, तो सेक्टर का एरिया कितना होता है, तो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr²। तो यहाँ से देखो थीटा कितना है 3π/4, इसका मतलब इसको मुझे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3π/4 इंटू में 180/π। तो यहाँ से ये गया, देखो किससे कट रहा है, तो ये आया मेरा 4 चौक 16, 4 पंज 20 45, तो ये हुआ 135 डिग्री। तो 135 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई, आर कितना है मेरा 10, तो 10 मतलब 100। तो यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 गया। अब जिससे कटता है उससे काटते हैं, तो सबसे पहले मैं काटूंगा इसे 3 से काटते हैं, भारतीय 36 एंड इधर गया, या फिर 9 से काट लेते हैं, 9 चौक 36 एंड ये आया मेरा 15, ठीक है। 15 नाम 135 होता है ना। तो अब किससे कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंज 10, तो 15 पा 75
अपॉन में 2 पाई। तो ये आएगा मेरा 37.5 पाई। तो 37.5 पाई मतलब ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 20th प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो गिवन क्या है, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स एंड थीटा इज एक्यूट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो सिंपल है, देखो कोस 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, एक्स। तो यहाँ से देखो इसे सोल्व करूँगा मैं, कैसे करूँगा, ये मैंने क्वाड्रेंट बनाया एंड 90 डिग्री मेरा यहाँ होगा, इसका मतलब 90 में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से देखो ये साइन तो पॉजिटिव आएगा इसका, बट लेकिन देखो ये वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये कोस मेरा किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन के अंदर। एंड थीटा ऐसे कैसे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स। तो बस अगर मैं यहाँ पर थीटा पुट करता हूँ तो ये एक्स होगा एंड इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1। तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो वो वैल्यू होगी बेस अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस मतलब 1। तो ये वैल्यू आएगी मेरी ऑप्शन ए, मेरा इस केस में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। द रेडाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो हिंदी में देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो 2 सर्कल्स गिवन है मेरे पास, लेट्स से ये वाला एंड एक छोटा वाला। तो इनको दूर बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है, तो थोड़ी सी डिस्टेंस रहेगी। तो ये मैंने बना दिया। इसकी रेडियस कितनी है, 6, इसकी रेडियस कितनी है, 2, एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी ना, वो कौन सी होगी, देखो ये वाली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी एंड ये वाली भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी, ठीक है। इनको हम इंटरनल टेंजेंट भी बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर का मतलब दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस का ये होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पुट करते हैं, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस का 6 प्लस 2 मतलब 8 का स्क्वायर। तो ये आया मेरा 100 माइनस का 64, तो ये वैल्यू होगी 36। तो ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आया ना, इसकी लेंथ कितनी है, 6। तो 6 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। 22nd प्रॉब्लम देखते हैं। इन ए सर्कल ए कोड पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एट पॉइंट आर ऑन द सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज द एंगल इट सबटेंड्स एट पॉइंट एस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑन द सेम साइड एज आर। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल क्या रही है, मेरे पास एक सर्कल गिवन है एंड इसकी एक कुछ कोड गिवन है। तो लेट्स से ये कोड है पी क्यू। तो ये क्या कर रही है, सेंटर के ऊपर ही है ना, नहीं सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो ये एक सरकमफ्रेंस के ऊपर एक एंगल बना रही है, कितने का, 50 डिग्री का। तो हमें बताना है कि एक पॉइंट है एस, किस साइड पे, जैसा कि आर साइड है ना मेरी, आर साइड ये वाली, तो ये आर्क बड़ी वाली आर्क है, तो ये पॉइंट आर है, तो इसी साइड पे एक पॉइंट एस है मेरा यहाँ पर, या फिर कहीं भी ले सकते हो। तो उसके ऊपर मुझे एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। तो ये तो एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि किसी भी एक कोड से किसी एक सेगमेंट के ऊपर, मतलब एक आर्क के ऊपर, जो कि आर्क एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट ही होगी, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट बनाएंगे ना, वो सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, कोई भी ले लो सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट, वो सारे 50 डिग्री के होंगे। तो मतलब आंसर क्या आएगा मेरा, तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर आएगा, 50 डिग्री। ए सर्कल विद ए रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ए कोड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड। तो चलो सोल्व करते हैं इसे। तो एक सर्कल गिवन है इसमें और यहाँ पर एक कोड गिवन है एंड देखो स्टेटमेंट क्या गिवन है, सर्कल की रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो सेंटर है ना, इसको ये सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से मीट कर देता हूँ। तो ये भी 20 एंड ये भी 20 एंड ये जो लेंथ है किसकी, कोड की, ये गिवन है कितनी, 32। तो ये लेंथ है 32। तो यहाँ पर देखो मैं कभी भी यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूंगा ना, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है सेंटर से, ये दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है। मतलब ये 16 एंड ये 16।
तो मैं एक ट्राइंगल को यहाँ से उठा लूँगा, तो ये 16 हुआ, ये 20 हुआ। तो अब देखो एक ट्रिपलेट होता है मेरे पास 3 4 5, इसको मैं डबल कर दूँ या फिर मैं इसका 4 गुना कर दूँ ना, तो ये हुआ 4 तिया 12 4 चौक 16 एंड इधर हुआ 4 5 20। तो ये भी मेरे पास एक ट्रिपलेट होगा देखो। तो 20 है मेरे पास हाइपोटेनस, यस। एक साइड 16 है, यस। तो दूसरी साइड कितनी होगी 12। तो ये 12 ही तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमें फाइंड आउट करनी थी, मतलब ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 24th प्रॉब्लम देखते हैं। इन ए सर्कल कोड ए बी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, what is the angle subtended by the same chord AB at any point C on the major arc। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहां पर देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, मेरे पास एक सर्कल गिवन है एंड एक कोड गिवन है मेरे पास, या फिर एक आर्क बोल सकते हैं या कोड बना देते हैं। तो कोड बना दी मैंने AB। तो ये जो AB है ना, ये जो सेंटर है मेरा, इसके ऊपर कितना एंगल बना रही है, इसके ऊपर एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो मुझे बताना है कि जो मेजर आर्क होगी ना, ये वाली मेजर आर्क होगी, इसके ऊपर ये जो एंगल होगा ना, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो ये तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एक कोड कोई भी सेंटर के ऊपर अगर एंगल थीटा बना रही है ना, तो उस केस में वो जो मेरी सरकमफ्रेंस पॉइंट होगा ना, उस पर एंगल कितना बनाएगी, वो बनाएगी थीटा बाई 2। तो ये एंगल कितना होगा, तो 60 का हाफ करूंगा तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 30 डिग्री। तो इस सेट की लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी लोकेटेड 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, what is the length of the tangent from point P to the point of contact with the circle। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो देखो सोल्व करते हैं इसे। तो मेरे पास एक सर्कल गिवन है एंड एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है एंड वो है हमारा P। तो यहाँ से देखो सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है, तो ये गिवन है मेरे पास 13 सेंटीमीटर एंड इसकी रेडियस कितनी गिवन है, इसकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब मैंने देखो इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी यहाँ पर, तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो मुझे पता है कि सेंटर और इस टेंजेंट वाले पॉइंट को मीट करूंगा तो ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द सर्कल। तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इन दोनों की मतलब टेंजेंट की हमें लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो बस, तो देखो ये 5 होगा क्योंकि रेडियस है, ये मेरे पास 13 गिवन है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। तो 13 मेरे पास हाइपोटेनस है यहाँ पर। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो 13 गिवन है। एक साइड है मेरे पास 5, हाँ ये 5 है। तो ये वाली साइड कितनी होगी, तो ये होगी 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।